हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल अंकिता मौर्य नीट विद्यापीठ में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 जीव जगत को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है वो ये है कि यूनिट का जो नाम है यानी इकाई 1, इसमें यूनिट का जो नाम है वह है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर को कवर करना है, जिसमें कि फर्स्ट जो चैप्टर इसमें दिया हुआ है वह है जीव जगत एंड द सेकेंड चैप्टर जो दिया हुआ है वह है जीव जगत का वर्गीकरण। और तीसरा जो चैप्टर दिया है इसमें वनस्पति जगत। और चौथा जो चैप्टर दिया है इसमें प्राणी जगत। इन सभी चारों चैप्टर को हमें 1 बाय 1 कवर करना है। और मैं हर एक चैप्टर में हर एक लाइन में जो एनसीईआरटी की हर एक लाइन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट करते जाऊंगी रेड कलर से। आप उसे अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा और उसे अपने एनसीईआरटी बुक में टिक करते जाइएगा, क्योंकि जितना भी मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगी वो सभी आपके आने वाले एग्ज़ाम नीट, यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के लिए जहां एनसीईआरटी चलती है और मैं तो आप उसे लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। बिना देर किए हम चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 है आपका जीव जगत। तो इसमें हम देखेंगे जीव जगत में क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें दिया है एक इंट्रोडक्शन के रूप में एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ठीक है। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे। यानी ये जो थे एक हार्वर्ड नाम का विश्वविद्यालय था उसके जीव वैज्ञानिक थे और इनका जो जन्म था वो 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीव वैज्ञानिक थे। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। यानी इनका एक अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है वो ये है कि 20वीं सदी का डार्विन कहा गया है। ठीक है, यानी ये इम्पॉर्टेंट है। 20वीं सदी यानी 20वीं सदी का डार्विन इनको कहा जाता है। और अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में, ये इम्पॉर्टेंट है, 1975 में अलेक्जेंडर अगासी जो प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी के साथ इन्होंने अवकाश प्राप्त किया। ठीक है। और 80 साल की कार्य जीवन में आपका यानी इन्होंने अपने 80 साल के जीवन में क्या क्या जो है काम किया उसके बारे में। तो इन्होंने क्या क्या किया, तो पहला दिया हुआ है पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल और विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास के दर्शन पे इन्होंने अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासशील जीव विज्ञानिक के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया जो आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। यानी इन्होंने जो है जाति वर्गीकी जो परिभाषा है उसकी भी अगुवाई की थी। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए थे। इस वजह से इन्हें
3 ताजों की संज्ञा इनको दी जाती है। अब जो पहला पुरस्कार था वो 1983 में बॉलजॉन प्राइज़ था। फिर दूसरा जो पुरस्कार था वह था 1998 में जीव विज्ञानी के लिए इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया था। और 1999 में इनको काफूर्ड प्राइज़ दिया गया था। और 100 वर्ष की आयु में इनका 2005 में निधन हुआ था। तो इस तरीके से अर्नेस्ट मेयर का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। और जो भी मैंने इसमें रेड हाईलाइट किया हुआ है पेन से, वह सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम आगे देखेंगे कि जीव जगत चैप्टर जो है चैप्टर 1, उसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या दिया हुआ है। अध्याय 1 जीव जगत में सबसे पहले दिया हुआ है कि जीव जगत कैसा निराला है। जीवों की विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। यानी जो जीव है वो एक प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। मतलब कि जीव की जो श्रृंखला है, जो जीव हमें दिखाई देते हैं वो अनेकों प्रकार के दिखाई देते हैं। तो उनको देख करके हमें जो है एक आश्चर्य मतलब अनुभव होता है कि कैसे ये बने और कहाँ से बने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें बताया गया है। इसमें लिखा है कि असाधारण वास स्थान चाहे पर्वत पर्णपाती वन हो, महासागर हो और लवड़ी मतलब मीठा जलीय झीलें और मरुस्थल अथवा गर्म झरने में जीव रहते हैं। यह हो चाहे पर्णपाती वन हो, महासागर हो या और लवड़ीय मीठा जल हो या झीलें हो या फिर रेगिस्तान हो, मरुस्थल या गर्म झरनों में जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि मतलब कैसे यहाँ पे ये जीव रह रहे हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, चींटियों में घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्वात प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जीव तथा निर्जीव है क्या है। यानी पहला तकनीकी है जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। यानी इसमें ये बताया जाएगा कि जीव क्या है, ठीक है, उसके क्या गुण होते हैं जो हर एक जीव में पाए जाते हैं और कौन से ऐसे गुण होते हैं जो जीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं और कौन से ऐसे गुण है जो केवल निर्जीव में पाए जाते हैं। इन सभी पॉइंट को यहाँ पे आगे के पैराग्राफ में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है जीव में विविधता। यानी जीव जो होते हैं उनमें भिन्नता कैसे आई या उनमें कितनी भिन्नता है, कैसे भिन्नता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखना है। यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो जीव को बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी वह पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को जो है
बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वर्षावन में जाएं तो जीवों की बहुत बड़ी श्रृंखला तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। यानी अगर हम जीव की बात करें जिनको हम अपने आँखों से देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जिनको हम अपने आँखों से नहीं देखते हैं। तो ये एक तरह से अलग प्रकार की विविधता है उन जीवों में जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, और वह जीव जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, उनमें भी विविधता है। तो इन्हीं विविधता को हमें यहाँ पे देखना है। और हम देखते हैं कि अगर हम एक घने से जंगल में जाएं तो वहाँ पर भी जीवों की बहुत बड़ी श्रृंखला हमें दिखाई देती है। तो हम देखते हैं वहाँ पे जंगल में जाकर अगर देखते हैं तो फूल, फल, पेड़, पौधे, जानवर वगैरह जो दिखाई देंगे उनमें भी विविधता है। और जो है अगर हम किस्म की बात करें तो एक गमले में जो पौधे उगते हैं उनमें भी विविधता है। कीट, पालतू पशु, पौधे, ये सब जीव होते हैं और इनमें विविधताएं होती हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीव जो आसपास रहते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक हैं। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की जो संख्या है, यानी ये जो पॉइंट अब हाईलाइट हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक की जो वर्णित स्पीशीज की जो संख्या है, ठीक है, स्पीशीज की जो संख्या है वो लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता कहते हैं अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। यानी अब तक जो जीव या स्पीशीज की जो संख्या है जो ज्ञात की गई है वह है 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक। इसी को हम जैविक विविधता बोलते हैं या इसी को हम जीवों की संख्या बोलते हैं या प्रकार बोल सकते हैं। तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी जो पौधे, जो जंतु हमें अपने आस-पास दिखाई देते हैं, उन सबको हम उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। और ये स्थानीय नाम जगह जगह की दर पे, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे बदलते रहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम एक जीव का जो नाम है वह एक जगह अलग रख दिए और दूसरी जगह अलग रख दिए, तो इस तरीके से उस जीव के बारे में सही रूप से पढ़ पाना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक अलग जो है सिस्टम को विकसित किया जिसका नाम था नाम पद्धति, ठीक है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब उसके बारे में थोड़ा आगे दिया है, उसको देखते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद हमें भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, स्टैंडर्ड नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। यानी प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम होता है, एक मानक नाम होता है, जिससे वह पूरे ऑल इंडिया ओवर हर जगह पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। तो इसी को हम नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है
जब जीवों का वर्णन सही हो। ठीक है, यदि हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है तो उससे पहचानना कहते हैं। यानी अगर हमें पता है कि ये नाम इस जीव का है तो हम उससे उस जीव को पहचानते हैं, इसी को हम पहचानना कहते हैं। ठीक है, अभी तक का इतना जो हाईलाइट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके आगे का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। यानी अब इस चीज़ को देखते हुए हर एक साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या करने की कोशिश की कि उन्होंने हर एक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम देने का प्रयास किया और उसका वर्गीकरण किया। तो इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का जो आधार था वो सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया। यानी जितने भी पौधे थे उन सभी का जो नाम था उसको एक सिस्टम के अंतर्गत बनाया गया, दिया गया। उसका नाम था ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत दिया गया था पौधों के स्टैंडर्ड नाम। आप पूछ सकते हो कि प्राणियों का वर्ग नामकरण कैसे किया जाता है। अब इसी तरीके से प्राणियों का भी नामकरण करना था, तो उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड जो सिस्टम था उसको देखा और उसको नाम दिया। वो है, आगे लिखा हुआ है कि प्राणी वर्ग की विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी ICZN को बनाया। यानी जो प्राणी वर्गीकीविद थे, जो एनिमल्स का वर्गीकरण कर रहे थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। ये जो सिस्टम था उसको उन्होंने बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। यानी जो वैज्ञानिक नाम दिया गया था उसका एक नियम था। उसका यह नियम था कि अगर किसी जीव का हम नाम दे रहे हैं तो उस जीव का जो नाम है वो एक रहे और वह एक ही नाम से जो जीव है वो पूरे विश्व में जाना जाए। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग जो है एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि, और दूसरा जो पॉइंट था वो ये सुनिश्चित करते थे कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का न हो। यानी जो वर्गीकरण में जो नाम दिया जा रहा था उसके 2 पॉइंट थे। एक ये था कि जीव है वो एक ही नाम से हर एक जगह पे जाना चाहे, और दूसरा था एक ही जीव का जो नाम दिया गया है एक जीव, और जो एक नाम जो है एक ही जीव का होना चाहिए, किसी दूसरे जीव का वह सेम नाम न हो। तो जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वमान्य नियम पालन करते हैं। ठीक है, यही जो नियम था उसको पालन करते हैं। सभी जो वैज्ञानिक है जो नामकरण करते हैं वो प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। अब उन्होंने एक चीज़ देखा कि हम जो नाम दे रहे हैं किसी भी जीव को तो उसके 2 घटक कर देते हैं। ठीक है, जो पहला जो नाम होगा वो वंश का नाम होगा, यानी वंश नाम होगा, और जो दूसरा जो नाम होगा वो जाति संकेत पद होगा। तो इस सिस्टम को, इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं उसको उन्होंने द्विनाम पद्धति कहा, और इसलिए हम इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं।
द्विनाम यानी द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, जिसमें कि किसी भी जीव के नाम का दो घटक होगा। पहला वंश नाम होगा, दूसरा जाति संकेत पद होगा यानी जाति का नाम होगा, और इसी को हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था, यानी ये जो नामकरण का जो सिस्टम दिया गया था वो देने वाले का नाम था कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने इसको दिया था द्विनाम पद्धति को। इसका प्रयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। ठीक है, दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, और वह एग्जाम्पल है मैंगो यानी आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंजीफेरा है ये वंश का नाम है, और जो इंडिका है वह जाति का नाम है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है जो मैंने अभी बताया, और जो दूसरा जो दिया है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज बोले अथवा जाति संकेत पद बोले तो वो है यानी जाति का नाम। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। अब यहाँ पे जो नाम पद्धति है जिसको सार्वजनिक नियम बोला गया यानी हर एक जगह पे इस नियम को फॉलो किया जाता है, वो अब आगे दिया है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें भी हम देखते हैं कि जो नियम है वो क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नाम पद्धति का जो नियम है उसमें सबसे पहला जो नियम इसमें दिया हुआ है वह है जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। यानी जो भी जैविक नाम लिखा है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो वो मैंजीफेरा जो इंडिका लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक लैटिन भाषा में लिखा हुआ है और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यानी जब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, ये बुक में हम देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ वो थोड़ा सा तिरछा में लिखा होता है। ये क्या बताता है? इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, उन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। यानी जो भी वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं वो कहीं से भी लिया गया हो या कहीं से भी उसको मतलब किसी भी भाषा से लिया गया हो, लेकिन जब हम उसको वैज्ञानिक नाम में लिख देते हैं तो उसको हम लैटिन भाषा से ही आया हुआ समझते हैं। और दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होगा, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। यानी ये पॉइंट हमने पहले भी बताया था द्विपद नाम पद्धति के अंतर्गत, जिसको देने वाले का नाम क्या था, ठीक है, वो आप कमेंट में बताएंगे। और जो द्विनाम पद्धति में दिया गया था वह है, जो पहला शब्द था वह है वंश नाम, और दूसरा जो शब्द था वो दिखाता था जाति संकेत पद यानी जाति के नाम को। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो नाम पद्धति के नियम है उसमें बताया गया। अब अगला जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज पे है और उसको हम देखते हैं। अगला जो नियम है वो है 3rd, जिसमें दिया है जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब उन्हें 2 शब्दों को अलग अलग रेखांकित करना अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यानी जब हम जैविक नाम को लिखते हैं तो उसको हम जब हाथों से लिखेंगे तो वो अलग अलग हम लिखते वक्त रेखांकित अलग अलग करेंगे, या फिर हम उसे अगर छापते हैं मतलब छपाई कराते हैं तो हमें उसे तिरछा लिखवाना चाहिए।
और रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। यानी ये पॉइंट बता रहा है कि जब हम रेखांकित करते हैं तो वो क्या शो करता है, तो वो ये शो करता है कि लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, यानी लैटिन उद्भव को वो दर्शाता है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें दिया गया है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, यानी हमने पहले भी बताया था कि पहला अक्षर वंश नाम है, उसको बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि यानी जब हम पहला अक्षर वंश नाम का लिखेंगे तो उसका भी पहला लेटर, यानी जब हम मैंजीफेरा लिखते हैं तो ये मैंजीफेरा का एम कैपिटल होना चाहिए, और जब हम उसका जाति लिखेंगे, ठीक है, मैंजीफेरा और जब हम जाति लिखेंगे उसका जो कि है इंडिका, ठीक है, इंडिका, तो इंडिका के अंतर्गत जब हम लिखते हैं इंडिका को, तो उसका जो आई है उसके बारे में बताया गया है कि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, यानी जो जाति जब हम लिखेंगे तो जो पहला अक्षर है वो छोटा होना चाहिए और इसको भी अंडरलाइन करना है, ठीक। तो ये इस तरीके से जो चौथा नियम है वो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अगला जो चौथा नियम है इस तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक। अब अगला जो इसमें दिया गया पैराग्राफ है वो ये है कि जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। अगर लेखक का नाम लिखना है तो हम इसके बाद ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक। इसे संक्षेप में लिखा जाता है, यानी उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको लिखने जैसे मैंजीफेरा लिन, तो यहाँ पे हम लिन लिखेंगे, ठीक है, लिन, तो ये लिन हम यहाँ पर लिखेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है ये दिखाता है साइंटिस्ट का नाम। इसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था। ये लिन जो है ये दिखाता है कि मैंजीफेरा जो इंडिका है इस स्पीसीज का जो वर्णन है, ठीक है, वो करने वाले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वर्णन करने वाले वैज्ञानिक, वो लीनियस हैं, ठीक है। अब हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया है। तो अगले पैराग्राफ में हमें वर्गीकरण के बारे में दिया हुआ है। अब इस वर्गीकरण वाले पैराग्राफ में लिखा है कि यद्यपि ये सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता हुई जो इसको संभव कर सके, और इसी को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक। यानी हर एक जीव का, अगर दुनिया में लाखों करोड़ों जीव हैं तो सभी जीवों का अध्ययन कर पाना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाना असंभव है, ठीक। तो इस चीज़ को देखते हुए वैज्ञानिकों ने उन सभी जीवों को एक वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत वर्गीकृत किया, ठीक है। अब वर्गीकृत क्यों किया, इसलिए किया ताकि हम हजारों करोड़ों जीवों को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे अध्ययन कर सकें, जिससे कि हम एक छोटे से पैमाने के रूप में पॉइंट को देखते हुए उन सभी जीवों के बारे में समझ सकते हैं। तो इसी को वर्गीकरण कहते हैं। अब अगला जो इसमें दिया हुआ है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, यानी जो गुण हमें दिखाई दिए उनके आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, ठीक है। तो शुरू में ऐसे ही मतलब दृश्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। बाद में बहुत सारे और भी पैमाने थे जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया, लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है। वर्गीकरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों अथवा और कुत्ता उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली तथा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं देख करके।
जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इनके कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे इनका उनका उस वर्ग से संबंध हो। यानी जब हम जीवों के बारे में सोचते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, तो उनके कुछ गुण जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं और इसी से हम उनको समझ लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। आप कुत्ते के विषय में जब सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो है क्या प्रतिबिंब बनता है? तो स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखते हैं, न कि बिल्ली को। यानी जब हम जिस जीव के बारे में सोचते हैं, उस समय हमें वही जीव का कुछ विशेष गुण जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है, या फिर उसी जीव का चित्र जो है वह हमारे दिमाग में बन जाता है। ठीक है? तो इसी को वर्गीकरण के अंतर्गत जो है दृश्य गुणों के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। ठीक है? अब अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो ये है कि अब यदि हम एल एल अब यदि हम एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। यानी एल्सेशियंस के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, इस वजह से इस नाम को सुनने से हमारे दिमाग में अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो कोई भी चित्र या उसके गुण हमें नहीं दिखाई देंगे। तो इस प्रकार मान लो हमें स्तनधारी अगर कहना है तो आप ऐसी जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल हो, क्योंकि हम स्तनधारी के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं और वह यह है कि हम जानते हैं कि उनके बाह्य कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। तो इस प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा, क्योंकि हमने गेहूं का पौधा कभी न कभी देखा है और उसके बारे में सुना है। इस वजह से उसका जो चित्र है वो हमारे दिमाग में आ जाएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है। यानी एक वर्ग है सुविधाजनक, क्योंकि हम इसके बारे में पता है हमें इसके बारे में, तो जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। ठीक है? अब इसके बारे में हमने पढ़ा भी है और पढ़ने में करते भी हैं, क्योंकि जानकारी है हमारे पास। तो इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पे सही वर्गों को बताता है। यानी जो वर्ग है वही टैक्सा है। यानी जो कुत्ता, बिल्ली, जंतु, जानवर जो भी यहाँ पे नाम दिया गया है वो सभी कहीं न कहीं एक टैक्सा को ही संदर्भित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पौधा भी एक टैक्सा है दिया है, गेहूँ भी एक टैक्सा है, इसी तरह जंतु, स्तनधारी, कुत्ते, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है? इसीलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। चाहे हम स्तनधारियों की बात कर लें या कुत्ता की बात करें, बिल्ली की बात करें, वो कहीं न कहीं हमें एक टैक्सा को ही बताते हैं और वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है? तो ये रहा इस पैराग्राफ का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बताया। और अगला जो पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है? तो अगला जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है कि इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीव को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, उनका क्या प्रकार है, ये कुछ गुणों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो गुण यहाँ पे दिया है ना, गुणों के आधार, जैसे अब ये गुण में क्या है तो उनके जो है कुछ विशेष गुण होते हैं जिनके द्वारा हम किसी जीव को समझ सकते हैं कि वो किस टैक्सा के अंतर्गत है या किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला जो दिया है वह है प्रकार, दूसरा रचना, तीसरा कोशिका की रचना उनमें कैसी है, और चौथा है विकासी प्रक्रम, यानी उनका विकास कैसे हुआ,
और जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक है, यानी जो जीव की पारिस्थितिकी रूप से जो सूचना है, ठीक है, यानी जल में रहता है, स्थल पे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो सभी सूचनाएं ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। यानी जो आधुनिक जो इस समय जो वर्गीकरण किया गया उसमें कुछ अधिक मानदंडों को रखा गया, क्योंकि शुरू में जो था केवल दृश्य गुणों के आधार पे, बाहर से दिखने वाले गुणों के आधार पे ही वर्गीकरण किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लोगों को अधिक जानकारी प्राप्त हुई जंतु जीवों के बारे में, तो उन्होंने जो है बहुत से ऐसे मानदंड बनाए जिनके आधार पे उन्होंने वर्गीकरण को और अधिक सुविधाजनक बनाया, जिसमें पहला जो गुण है वह है प्रकार, यानी जो जीव थे वो किस प्रकार के थे, और दूसरा रचना, उनकी रचना कैसे हुई, कोशिका की रचना उनकी कैसे हुई, उनका विकास प्रक्रम में क्या संबंध है, ये सब, और जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं क्या है। तो इन सभी को आधार मानते हुए जो है आधुनिक वर्गीकरण का अध्ययन का जो आधार है उसको इसी को बना कर के देखा गया, और इसीलिए विशालीकरण, पहचान, अभिविज्ञान, वर्गीकरण जो है तथा नाम पद्धति ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी विज्ञान के आधार हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक बहुत ही मतलब असंख्य जंतु जानवर जो हैं उनको विशेषीकरण, एक विशेष पहचान दिया गया, वर्गीकरण किया गया, उनका नामकरण किया गया, ठीक है। ये सभी चीज़ों को ही मिला जुला कर हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है, ठीक है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उसके विषय में जो उनको लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे उनको क्या, आदिमानव को क्या मूलभूत आवश्यकता थी, तो वो था भोजन, कपड़ा और रहने के लिए जगह, यानी आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़े, ठीक है। यानी जो मानवों की जो आवश्यकता थी उसके आधार पे उन्होंने आगे की खोज करनी शुरू की है। तो इस वजह से जिससे कि उनकी आवश्यकताएं कंप्लीट हो सके, इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार जो था वो उपयोग पर ही आधारित था। यानी जो भी उस समय जो भी आदि मानव थे या मानव थे जो भी, उनको जो चीज़ की आवश्यकता होती थी उसकी खोज करने लगे। इसीलिए जो वर्गीकरण का मेन जो शुरू में आधार था वो उपयोग ही था, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही दिया गया है, ठीक है। अब आगे जो पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इसी शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द जो है वो लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। यानी अगर हम किसी भी जीव को एक नियमित व्यवस्था में वर्गीकृत कर देते हैं तो उसे ही सिस्टमैटिक्स कहते हैं, उसे ही वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना था। लिनियस ने अपना एक पब्लिकेशन किया था जिसका टाइटल उन्होंने सिस्टेमा नेचर चुना था। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या होता है, तो पहचान होता है, नाम लिखते हैं, नाम पद्धति और वर्गीकरण ये शामिल होते हैं, ये तीन चीज़ें इसके जो है करके शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। अब वर्गीकरण जो पद्धति है उसमें जीवों के विकासी संबंधों को भी ध्यान में रखा गया है। जीवों के विकासी संबंधों को विज्ञान में रखा जीवों के विकासी संबंध को भी ध्यान में रखा गया है।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक इट।